नमस्कार दोस्तों, तैयार हो आप? आज हम शुरुआत करने वाले हैं मौर्य शासन आने से पहले भारत पर कौन कौन से आक्रमण हुए थे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि मौर्य काल के पूर्व भारत में कौन कौन से शक्तिशाली शासक हुए थे और मगध साम्राज्य इतना मजबूत क्यों हुआ, मगध साम्राज्य ही भारत का साम्राज्य क्यों बना, मगध साम्राज्य का इतिहास ही भारत का इतिहास क्यों बना, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी ली। जब भारत में मगध साम्राज्य मजबूत हो रहा था, जब उदयनी, अजातशत्रु, जब महापद्मनंद भारत में अपने मगध साम्राज्य को मजबूत कर रहे थे, उस समय जो पश्चिमी एशिया है उस क्षेत्र में हकमानी साम्राज्य भी अपने आप को मजबूत कर रहा था। हकमानी साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था साइरस। उसने पश्चिमी एशिया में अपनी धाक जमा दी। साइरस की मृत्यु के बाद में उसका पहला पुत्र जिसका डेरियस प्रथम कहा जाता है, उसने क्या किया, भारत के सिंध और सिंधु क्षेत्र और पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। वो 3री शताब्दी तक उस क्षेत्र का मालिक बना रहा, क्योंकि इसका पता चलता है उसके शिलालेखों से पता चलता है जो अफगानिस्तान में मिले। अब बात करते हैं कि भारत पर किए गए इन ईरानी आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इन ईरानी आक्रमणों का भारत का मौर्य काल में फर्क पड़ा, क्योंकि ईरानी वास्तुकला का भारत के अशोक के शिलालेखों में ईरानी वास्तुकला नजर आती है। ईरान से खरोष्टी लिपि भारत आई, जिससे अशोक के शिलालेखों में वो दृष्टिगत होती है। वहां के जो मकान बनाने का तरीका था वो भारत में आया और व्यापार में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर भारत के कुछ क्षेत्रों पर ईरान के आक्रमण हो जाने के कारण भारत और ईरान के बीच में संबंधों में बेहतरी ही हुई, परंतु एक कह सकते हैं थोड़ा नुकसान तो हुआ। भारत के कुछ क्षेत्र चला गया जो दूसरों के कब्जे में हो गया, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि अंग्रेजों ने बांट दिया था। देखो भाइयों, अंग्रेजों के आने से पहले भी जो विदेशी आक्रमणकारी थे उस समय के शासकों के कमजोरी की वजह से पहले ले चुके थे। दूसरा आक्रमण हुआ था यूनानी युग। यूनानियों में एक महान राजा हुआ था, उसका नाम था सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर कहा जाता है। पहले जान लेते हैं अलेक्जेंडर कौन था। अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय मकदूनिया के शासक थे। कहां के शासक थे? मकदूनिया के। ऐसी किंवदंती है कि सिकंदर की मां थी वो जादूगरनी थी, सांपों की जादूगरनी थी, और उसके पिता किसी और को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन सिकंदर ने उसके पिता की मृत्यु के बाद 336 के ईस्वी में 335-336 ईस्वी पूर्व उसने क्या कर दिया, अपने सौतेले भाइयों वगैरह सबकी हत्या करवाकर खुद साम्राज्य का अधिकारी बन गया। सिकंदर बहुत महत्वाकांक्षी था। वो पूरा विश्व विजय करना चाहता था। उस सिकंदर के बारे में एक जानकारी और ले लीजिए। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु वही बायोलॉजी के जनक, उनकी बात कर रहा हूं, दर्शन शास्त्र के जनक माने जाते हैं वही अरस्तु सुकार्ता, प्लेटो। अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकार्त। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। परीक्षा में इसके बारे में संबंधित प्रश्न पूछा था। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये बात पूरा फॉर्मेट समझाने का तरीका इतना धीरे लेके चलना, एक एक बात को खुले में बात करना, कहां पर क्या हुआ उसके बारे में पूरी बात करना वो जरूरी है। कि भारत में पहले तो सिकंदर ने बाद में हमला किया, फलाने जगह से आ गया, उसने वो मार दिया, वो कर दिया, वो सब चीजें ठीक है। पहले सिकंदर था कौन? सिकंदर का कैरेक्टर तो समझो। बात करते हैं सिकंदर के कैरेक्टर की, तो सिकंदर एक आक्रामक शैली का व्यक्ति था, शराबी भी पीता था। तो वो इतना आक्रामक था कि वो अपने सगे संबंधियों को, अपने पिता के मित्र को भी उसने मरवा दिया था, और किसी को भी अपने सौतेली मां को मरवा दिया। इतना आक्रामक था, मतलब उसके सपनों के बीच में जो आएगा वो गया। सिकंदर के सपनों के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। उसने अपने आप को राजा या सम्राट घोषित करने का प्रयास किया। उसने एशिया माइनर को, जहां पर तुर्किस्तान, इराक, ईरान, सीरिया होता हुआ, उसने सीरिया में ईरान पर कब्जा कर लिया। जब वो ईरान पर उसने कब्जा कर लिया तो वो ईरान से उसने भारत के बारे में सुना। अब जानते हैं कि सिकंदर के बारे में इतना सारा जानकारी ले ली,
हमको पता चल गया कि वो 356 में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, उसकी माता का नाम क्लियोपेट्रा था। वो मकदूनिया का राजा था, उसने भारत पर हमला किया था। अब उसके बारे में हम जानते हैं कि भारत पर हमला करने के क्या कारण थे उसके। सिकंदर के भारत पर हमला करने के बहुत से कारण थे। एक तो क्या था, सिकंदर का मन में एक ही था कि मैं पूरे संसार को जीत, पूरे संसार का राजा बन जाऊं। 20 वर्ष का युवा सोचता है कि हाँ, सपने देखने चाहिए, सिकंदर के जैसे सपने देखो, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। जब एक मकदूनिया, एक छोटे से साम्राज्य वाला एक राजा एशिया माइनर पर कब्जा करने वाले डेरियस तृतीय को हराकर पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है, एक अपने इतना साम्राज्य बना देता है कि जो मकदूनिया और यूनानी जो इतिहासकार जितनी धरती उन्होंने आंखों से देखी थी उसके ऊपर पूरा कब्जा सिकंदर का था। जितना सपना दिखाया उसके गुरु ने, उसने पूरा कर दिया। तो आप भी अपना सपना पूरा कीजिए। अपना सपना पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना जरूरी है। जो किसी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को छोड़ नहीं सकता वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। सपना पूरा करने के लिए जरूरी ये होता है कि रातों की नींद, दिन का चैन मात्र अपना खोकर मात्र हर बार एक सपने के बारे में सोचना, मुझे क्या करना है। चाहे आप एसपी बनना चाहते हो, चाहे हेड कांस्टेबल बनना चाहते हो, कांस्टेबल बनना चाहते हो, या आईएएस बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, जो सपना देखते हो उसको पूरा करने के लिए कुव्वत मन में होनी चाहिए। जब तक आपके मन में इच्छा ही नहीं होगी तब तक आप क्यों कर रहे हो, वो सपना पूरा करना चाहते हो, वो इच्छा, वो कारण जान लीजिए। सिकंदर सपनों का सौदागर अपना सपना पूरा करने के लिए वो भारत की ओर बढ़ा। सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने का कारण भारत की, एक तो उसने ईरानियों से सुना कि भारत में बहुत सारी धन संपत्ति है, दूसरा उसका विश्व विजय का सपना। एक भारत के एक डरपोक शासक थे आम्बिक जी, तक्षशिला के राजा आम्बिक थे। उन्होंने कहा कि बहुत, उन्होंने पहले जाकर मिलकर आए थे, वहां जाके मकदूनिया या जो ईरान का जो क्षेत्र है वहां जाकर मिल के आए सिकंदर से, हम बाद में वो आपको मिलेगा, वो चीजें मिलेगी। जब तक भारत के विश्वासघाती किसी और से नहीं मिलेंगे तब तक वो भारत पर हमला कोई करेगा क्या। उनके ऊपर हमला करने के लिए आम्बिक ने उनको प्रोत्साहित किया, और भी बहुत सारे कारण हैं। अब बात करते हैं सिकंदर का भारत पर हमला। सिकंदर का भारत पर हमला को हम नक्शे के आधार पर समझते हैं। चलो नक्शा देखते हैं। नक्शे में सिकंदर का आक्रमण देखने पर आपको जानकारी दी गई थी कि डेरियस तृतीय के ईरान में शासन था, तो वो ईरान से होता हुआ इस डेरियस शासन का क्या करता हुआ नाश करने के बाद में उसे और महत्वाकांक्षा बढ़ी, और महत्वाकांक्षा बढ़ने के बाद वो सीरिया से होता हुआ, वो खैबर दर्रे से होता हुआ भारत के क्षेत्र में उसने 326 ईस्वी पूर्व, कब 326 ईस्वी पूर्व भारत में उसने क्या कर दिया, प्रवेश किया। उसने तक्षशिला पर एक गांधार प्रदेश था, यहाँ पर ये जो क्षेत्र था भारत और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र, यहाँ पर एक गांधार प्रदेश था। गांधार में उसने तक्षशिला जो नगरी थी उसका राजा था आम्बिक के खिलाफ उसने युद्ध किया। आम्बिक क्या था, थोड़ा डरपोक किस्म का था, वो इतना प्रतिरोध नहीं किया। उसने क्या कर दिया, सिकंदर के साथ में समझौता कर दिया। सिकंदर के साथ में समझौता कर दिया। सिकंदर की मित्रता उसे इतनी पसंद आई कि भारत के यहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य थे, इस क्षेत्र में लोकतंत्रात्मक गणराज्य थे, उनको भी जीतने में आम्बिक ने सहायता दी। अब आम्बिक की देखो लोभ कितना बढ़ गया कि झेलम और चेनाब नदियों के बीच में ये वाला क्षेत्र हम कहते हैं, ये पूर्व क्षेत्र था, और झेलम और चेनाब नदियों के बीच में पूर्व क्षेत्र था, उसका राजा था पोरस। अब सिकंदर और पोरस के बीच में की जानकारी लेने के लिए सिकंदर का समाचार लेकर भी आम्बिक जाता है। देखो भारत में विश्वासघातियों की कोई कमी नहीं है, घर के बेटी लंका हटाए, तो आम्बिक गया यहाँ पर, तो पुरुष ने उसे भगा दिया, भाई तू जा, तू बार बार हमको हैरान मत कर, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला। सिकंदर को आया गुस्सा, उसने रात को क्या की, झेलम नदी पार की, और सिकंदर को क्या, उसने झेलम नदी पार करके सिकंदर का झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ। उस युद्ध में पोरस ने क्या कर दिया, सिकंदर का बहुत सारा नुकसान कर दिया, परंतु इस युद्ध में कमी क्या रही, पोरस की रही। पोरस ओवर कॉन्फिडेंट था उसकी सेना के बारे में, वो ये यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में वो जानता था कि बरसात के दिनों में झेलम में क्या आती है, बाढ़ आती है, बाढ़ से नुकसान होगा इनकी सेना का। तो इस युद्ध में अधिकतम नुकसान सिकंदर का हुआ।
क्योंकि वो पोरस इस बारे में जानकारी रखता था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। इन दोनों के युद्ध में पोरस की हार हुई। ऐसे कहते हैं यूनानी इतिहासकार, चीनी इतिहासकार और यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि पोरस जीता। पर यह बात है कि दोनों के युद्ध के बाद में भी पोरस राजा बना रहा। क्यों लौट गई? सिकंदर की सेना लौट जाने के पीछे प्रमुख कारण ये रहे कि एक तो सिकंदर की सेना में चाणक्य गुरु का चेला चंद्रगुप्त मौर्य उसकी सेना में भर्ती हो गया था व्यास नदी के किनारे। और उसने क्या कर दिया था, उसके सैनिकों में ये भ्रम फैला दिया था कि जो भारत की जो मुख्य भूमि है यह देवों की भूमि है, यहाँ के अंदर किसके अंदर कोई घुसता है तो क्या पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है। और उसने क्या कर दिया, उनके खाने में जहर मिलाकर उनको क्या करवा दिया, विश्वास दिला दिया कि वास्तव में ऐसा संभव है। दूसरा एक मूलभूत कारण जिसको जो सबके समझ में आता है कि ये थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वाली बात थोड़ी अलग है, पर सबसे मजबूत कारण था आगे एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका नाम था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का जो राजा था घनानंद, वो भी एक शक्तिशाली शासक था। उसकी सेना मजबूत थी। उसके बड़ी सेना को देखकर उन्होंने सोच कि पोरस के साथ में वो पहले युद्ध कर चुके थे। पोरस के द्वारा किए गए युद्ध के बारे में वो पहले जानते थे कि पोरस ने उनका कितना नुकसान कर दिया था। पोरस के भाई ने जो सिकंदर के घोड़े को एक ही बार में मार दिया था। वो तो बाद में ठीक है कि उसने समझौता करना पड़ा, पोरस और उनके बीच में समझौता हुआ और क्षेत्र छोड़ दिया सिकंदर ने। पर क्या पोरस ने शक्तिशाली उसके सामने प्रतिरोध किया था। पोरस कोई कमजोर नहीं रहा। गर्व होना चाहिए पोरस के ऊपर हमको। बात है कि मगध साम्राज्य से उनको डर लग गया। मगध जो साम्राज्य था वो शक्ति वो किसी के देखते ही नहीं थे। जो आया, जो हमारे साम्राज्य की नजरें उठाकर देखेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। जैसा मगध साम्राज्य जैसा शासन करता था वैसे ही आज भारत देश को होना चाहिए। जो हमारे भारत पर नजर डालेगा उसकी आंखें फोड़ देंगे। ये नजरे में होना चाहिए, दिल में जज्बा होना चाहिए। अब थोड़ा सेना थक गई थी तो सिकंदर चाहता था कि वो आगे बढ़े, मगध पर हमला करे, परंतु सैनिकों के हौसले पस्त हो गए थे क्योंकि वो भारत की मुख्य भूमि में आकर भारत के बारे में बहुत कुछ जान गए थे। दूसरी तीसरी बात हुई, उनको अपने परिवार की याद सताने लगी। बहुत वर्षों से वो बाहर युद्ध लड़ रहे थे तो सिकंदर को अंत में हार मानकर क्या करना पड़ा, उनकी सैनिकों की बात माननी पड़ी। सेना को दो भागों में विभक्त कर दिया। एक तो सेल्यूकस निकेटर, दूसरा कर दिया नियर्मुक्स के साथ में उसने क्या कर दिया, सेना को जलीय बेड़े को भेज दिया। सेल्यूकस निकेटर के सहारे उसने क्या कर, सेल्यूकस निकेटर को वहां पर जो ये काबुल और आसपास के क्षेत्र में जहां पर उसने कब्जा कर रखा था वो क्षेत्र उसको गवर्नर बनाकर वो वापस अपने क्षेत्र में चला गया। अब वास्तव में ऐसा माना जाता है कि जब वो वापस जा रहा था, कि जब ये हमले के लिए आ रहा था तो भारत के यहाँ पर जो भारतवासी जो प्रेम करने वाले लोग जो जाट थे उन्होंने क्या कर दिया था, सिकंदर पर हमला कर दिया था। सिकंदर के जो कवच फाड़कर उसके पेट में छुरी डाल, उसके वक्ष स्थल पर छुरी डाल दी थी, जिससे वो घायल हो गया था और उसकी मौत बेबीलोन जाते जाते हो गई। अब इलाज तो हुआ लेकिन इलाज के समय उसको बुखार आ गया और बेबीलोन में मृत्यु हो गई। अब सिकंदर के मौत के बारे में फेमस है। अब 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। मात्र 19 माह तक भारत में रहा था और 19 माह के बाद में उसकी मौत, वो 323 ईस्वी पूर्व मर भी जाता है। उसकी मौत के बारे में फेमस है कि उसने कहा था कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ दोनों बाहर रखना। मेरा जनाजा जिस रास्ते पर निकले वहां पर मूल्यवान पत्थर, मूल्यवान जो सामग्री है वो बिखेरना, जिससे ये सबको ये पता चले कि इतना बड़े क्षेत्र का विजेता भी खाली हाथ जा रहा है, उसके चरणों में सब दौलत पड़ी है पर सब कुछ छोड़ के जा रहा है। ये बात सिकंदर की थी, सिकंदर की बात सीखने वाली थी। दार्शनिक कितने विचार थे। अब बात करते हैं सिकंदर के इतने सब कार्य भारत पर हमला करने के पीछे हमला कर दिया। सिकंदर के भारत पर हमले के परिणाम क्या हुए? सिकंदर के भारत पर इतना परिणाम ये हुए कि भारत एक राष्ट्र बन गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात मानकर सभी जो छोटे छोटे गणराज्य थे वो सभी और लोग गणराज्य चाणक्य के या जो चंद्रगुप्त का जो एक राष्ट्र था उसमें शामिल हो गए।
और मगध एक शक्तिशाली राष्ट्र बना, भारत एक राष्ट्र बना, मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। कितनी अच्छी बात हुई। दूसरी बात ये हुई, सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने से सिकंदर का आक्रमण हुआ, उस तारीख से भारत के इतिहास लेखन में यूनानी इतिहासकार अपने साथ में इतिहास लेखन की विधि लेके आए थे और तारीख लिखने की सबसे अच्छी विधि। तो तारीख, सिकंदर के आक्रमण की तारीख और सिकंदर के जन्म की तारीख वगैरह सब मिल जाने के कारण भारतीय इतिहास का लेखन करने में सुविधा प्राप्त हुई। तब से ही हमें इतिहास के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है कि डेरिसियस ने कब भारत पर हमला किया था, सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था, उसके बाद में कब अशोक हुआ, कब बिंबिसार हुआ, कब बिंदुसार हुआ, सब जानकारी हमको सिकंदर के हमले के साथ में ही प्राप्त होती, बाद में ही प्राप्त हुई। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगला वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कैसे भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई उसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय।